गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर निर्भय हेलो सर, नमस्कार। निर्भय गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग सर। हैप्पी मॉर्निंग क्या होता है भाई? गुड मॉर्निंग होता है। उसको बोलने नहीं आता। मॉर्निंग भी होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मजती सीतलाम, आराधीला उखाड़ दे कुछ। मॉर्निंग। रुपेश कुमार कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? हाँ रजन मंडल, क्या एड्रेस क्यों किया आपने? क्या हुआ? सॉरी सर, गलती से हो गया था, वो चैट में जाना था, इसके लिए सॉरी। चेट वेट कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो फालतू बात करेगा उसे क्लास से बाहर कर दूंगा, दोबारा एंट्री भी नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना, है ना? हेलो सर। सर वो मैं नहीं बोल रहा था, बाहर में आवाज आ रहा था सर। वो हाँ बहुत बाहर से आवाज आ रहा था, मुझे यहाँ दिख रहा है कि तू बोल रहा है कि कौन बोल सॉरी रहा है। सर। सर वो मेरा आवाज नहीं था उतना सर। मैं क्रॉस कर रहा था सर, मिस गया था अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ऑल म्यूट कर दो ना सर, जिसको जो प्रॉब्लम होगा था वो चैट करेगा। अभी भी नहीं हुआ है। सर आप नहीं दिखाई दे। अभी भी नहीं हुआ है सर। स्क्रीन पर नहीं आ पाए हैं सर। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, कौन से क्या होमवर्क दिया था बताओ? रेस फोर सर। सर रेस 4 था। रेस 4। मैच्योरिटी से अपने आप को सब म्यूट कर लेंगे। आप खुद कर दो ना सर, पार्टिसिपेंट के पास रहता है ऑल म्यूट का ऑप्शन। अरे मैं ऑल म्यूट कर रहा हूँ। सर जब आप ऑल म्यूट करते तो उसमें एक ऑप्शन आता है Sir, you are muting your mic, not ours. सर म्यूट ऑल में एक ऑप्शन आता है कि अलाउ पार्टिसिपेंट टू म्यूट देमसेल्फ। इसको बंद कर दो सर, इसको बंद कर दो। Yes, sir. Click on mute.
ये क्या प्रैंक किया सर अभी भी नहीं हुआ। तो पढ़ाई से सर उस ग्रीन बटन को सर ऑफ कर दिए सर, जो ग्रीन बटन है कर दिया मैंने। आप म्यूट म्यूट ऑल कर क्लिक कर दिए इसको। करना था, कंप्लीट करेंगे आज। सर ऐसे ही पढ़ाओ, ऐसे ही अच्छा है। नहीं, मैं इसके अंदर जब म्यूट कर रहा हूँ ना सबको, तो मैं खुद भी म्यूट हो जा रहा हूँ, फिर अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ। सर आपका अनम्यूट का ऑप्शन आएगा सर, अपना अनम्यूट कर लो। सर आप ऑडियो ज्वाइन कर लो। सर आप अपने होस्ट पे जो है ना उस पे क्लिक करके सर आपका सिर्फ ऑप्शन आएगा होस्ट अनम्यूट। किसे, मोबाइल पे? यस सर, यहीं पे सर, यहीं पे ये जो आप सर खोले यहीं हो पे ना आएगा वो वेबसाइट पे पार्टिसिपेंट्स में। आएगा सर। उस पे लिखा होगा होस्ट अनम्यूट, उसको अनम्यूट कर लो सर, म्यूट कर लो सॉरी। यार पहले सबका अनम्यूट करके उसके बाद अपना म्यूट कर लो। दादो 10 था के गिफ्ट उतना के बाद फीस कम कर दो। 89 बच्चे जुड़े हैं अभी तक। कहाँ रहा है म्यूट का ऑप्शन, कहाँ आ रहा है यार? सर आप बहुत बार ट्राई की ना तो हट जाता है, थोड़ा देर बाद आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना। मैं जो फालतू बोलेगा उसको क्लास से बाहर कर दूंगा, बिना बोलेंगे ना। ठीक है, रेस नंबर 4, अपने आप को म्यूट कर लो भाई। रेस नंबर 4, अपने आप को म्यूट कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ।
वीरा गोयल, मैं बोल रहा हूँ सब बच्चों को अपने आप को म्यूट कर लो। अब आवाज आ रही सबको? ठीक है। हाँ, रेस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दिल्ली। मैं एक बार आंसर बता देता हूँ, जो भी जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। आपकी स्क्रीन पे सारे आंसर भी आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर है आगरा, सेकंड का आंसर दिल्ली, थर्ड का आंसर बॉम्बे, नोट कर लेना सब आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आगरा, फिफ्थ का आंसर एबीसी, सिक्स्थ का आंसर एबीडी, सेवंथ का आंसर एबीसी, एट्थ में ए का क्यूएस, बी का पीक्यूटी, सी का क्यूएस एंड डी का क्यूआरएस। एट्थ में ए का क्यूएस, बी का पीक्यूटी, सी का क्यूएस, डी का क्यूआरएस। नाइन्थ में 134 आंसर आएगा और 10th में 3 NOClO2 एंड O2 माइनस। दोबारा फिर मैं आंसर बताता हूँ, एक बार फिर नोट कर लेना, फिर सबको मैं अनम्यूट कर दूंगा, जिसको डाउट पूछना है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, रेस नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आगरा, सेकंड का आंसर दिल्ली, थर्ड का आंसर बॉम्बे, फोर्थ का आंसर आगरा, फिफ्थ का आंसर एबीसी, सिक्स्थ का आंसर एबीडी, सेवंथ का आंसर एबीसी, एट्थ में ए का क्यूएस, बी का पीक्यूटी, सी का क्यूएस, डी का क्यूआरएस। नाइन्थ में आंसर है 134 NO2 का आएगा वो, और 10th में आंसर है 3 NOClO2 O2 माइनस। अब बोलो भाई किसको डाउट है? फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। फोर्थ वाला समझ में नहीं आया? नोट्स को भी देखी थी बेटा आपने? पूछ तो रहे हो लेकिन आपने नोट्स को भी देखी थी आपने नोट्स कॉपी में ये ऑप्शन देखे नहीं देखे? हैं? आप सवाल क्या पूछ रहे? तो देखो पहले इस नोट्स कॉपी कराया गया सवाल है तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? Cl2 के अंदर 3d में होता है, कॉपी के अंदर साफ लिखाया है। ClO3 के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो और इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइब्रिड में। CF3 में भी रहेगा हाइब्रिड में, NO2 में अंदर भी रहेगा हाइब्रिड में, और Cl2 के अंदर 3d में होता है, एक्सेप्शनल केस है। तो क्लास में बताया आपको। पढ़ते लिखते नहीं हो बिल्कुल भी। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था अगर रेस बना रहे हो तो एक बार नोट्स कॉपी को जरूर पढ़ें। भाई जो नोट्स में नहीं है उसके अलावा बोलो कि हाँ तो मजा भी आया, कि हाँ नया है, कुछ डिस्कशन करने में मजा भी आया। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब जैसे बताने वाली बात उसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज और आर चेंज when OF undergoes dimerization? Which of the following property is or are changed when OF or electron species undergoes dimerization? तो सीधी सी बात है, एक मिनट रुकना।
क्वेश्चन नंबर 6 का which of the following properties are changed when OF undergoes dimerization? देखो OF जो थी स्पीशीज वो आपने पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है, तो ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। अगर ये O2F2 में जाता है, मैं लिखाया था कि OF को हमने कहाँ लिखा था, जो डायमेंशन आसन चले जाते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं इस तरह से, दो लोन पेयर हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। पैरामैग्नेटिक से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। प्लेनरिटी, हाँ OF लीनियर है, लेकिन O2F2 जो होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रखता है, नॉन प्लेनर होता है, तो BB आएगा, प्लेनरिटी में चेंज आ गया। पोलरिटी में कोई चेंज नहीं आया, OF भी पोलर होता है और O2F2 भी पोलर होता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं, देख रहे हो आप, ये गोल्ड जो लगा रहा हूं, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो इस O2F2 भी पोलर होता है और OF भी क्या होता है, पोलर होता है। और OF बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, हाँ आएगा, क्यों आएगा, देखो यहाँ पे OF बॉन्ड के अंदर मतलब कि सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन। सिंगल बॉन्ड से मतलब ये कह रहा हूँ कि इस सिंगल बॉन्ड से एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, एक तरफ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्री ऑक्सीजन और फ्री फ्लोरीन है। लेकिन आपको 11th क्लास के अंदर बैंड रूल पढ़ाया गया है, उस बैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन से एक तरफ फ्लोरीन जुड़ा है, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस बॉन्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर जो एक इस ऑक्सीजन से इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एस्केटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ एस्केटर घटेगा, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी O2F2 के अंदर एस्केटर घटने की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज और आर चेंज व्हेन OF अंडरगोज डायमराइजेशन? OF पोलर था, अभी भी पोलर है, तो सी आंसर नहीं होगा। मैग्नेचर, OF पैरामैग्नेटिक है, O2F2 डायमैग्नेटिक है, OF प्लेनर है, O2F2 नॉन प्लेनर है, प्लेनरिटी में चेंज आ गया, और OF बॉन्ड लेंथ में भी चेंज आएगा बेंट रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि OF के अंदर, तो इधर बात करें अपन, OF के अंदर फ्रीली फ्लोरीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, लेकिन O2F2 के अंदर OF बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इधर बॉन्ड लेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी O2F2 के OF बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। हो गया सबका? किसी कुछ पूछना है इसमें और? सर 7वें का 4th ऑप्शन जरा समझाइए ना। 7वें का 4th ऑप्शन, which of the following molecule have coordinate bond in its structure? ये D वाला N2O3 सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये D वाला ना, ये हेलो, अरे N2O3 की बात कर रहा है ना, ठीक है, जो N2O3 की बात कर रहे हैं अपन, अयो डर गया क्या नन्नू बेटा, क्या सर ये सब क्या हो रहा है? और किसी को भी जानना हो तो बता देना मुझे ना बात। N2O3 की बात करें अपन, तो N2O3 के नाइट्रोजन, सर मेरे से पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना भाई, पढ़ाने का। N2O3 के अंदर आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि N2O3 की दो स्ट्रक्चर होती है, सिमेट्रिक और एक अनसिमेट्रिकल। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिकल होता है, और एक स्ट्रक्चर इसका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका होता है।
ठीक है, और किसी कुछ पूछना है इसमें? और किसी कुछ पूछना है? हो गया सबका? आगे चलें? बेटा बोल के बोल दो, मैं चैट पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। जिसको डाउट है वो आगे बोल दो फटाफट, आगे चलते हैं। अगली क्लास में अपन, सॉरी पिछली क्लास के अंदर अपन फजान रूल पढ़ रहे थे, आयनी कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट करेक्टर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पर जिसको डाउट पूछना है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है? मैंने अलाउ कर दिया था थोड़ी देर के लिए। आगे चले ना भाई? यस सर। ठीक है, और जो भी हरकत करेगा उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, देखना। तो पिछली क्लास में आपको बता रहा था कि कैटायन जो है, अब यार किसी का म्यूट हो रहा है, किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। जब मैंने अनम्यूट कर रखा था तुम उछल कूद मचा रहे थे। रेस 00 के को मैं पहले होमवर्क पे दूंगा, तब जाके उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा। रेस 00 के मैं आज होमवर्क दूंगा, देन उसी के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाई कोवैलेंट करेक्टर आयनी कंपाउंड। तो बता रहा था मैं कि फजान के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई भी कंपाउंड 100% कोवैलेंट नहीं होता, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक आपके नहीं होता है। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर कि आयनी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है और कैटायन एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं, तो कैटायन एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं तो वहां पर 3 डिफरेंट टाइप के आपको इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। अब जब प्रोटॉन यानी कैटायन की अपन बात करें, किसी कुछ पूछना है क्या? बोलो भाई। चलो। नो सर। नो सर, पढ़ाइए आपकी। नो सर। नो सर। नो सर। तो जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो कैटायन एनायन का जब फॉर्मेशन होता है, पिछली क्लास में बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन का लेना देना तो हो चुका है, लेकिन जब कैटायन एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं तो वहां पर 3 डिफरेंट इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे और आप इंटरेक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। तो कैटायन पिछली क्लास में बता रहा था कि कैटायन जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं तो कैटायन क्या करता है, एनायन का पोलराइजेशन कर देता है, उसकी साइज को क्या करता है, बिगाड़ देता है। तो जो कैटायन है वो एनायन का जितना ज्यादा पोलराइजेशन करता है वो कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, और उस डिस्टोर्टेड शेप को और उस पोलराइजेशन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है एनायन की, वो होती है पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन की तो होगी पोलराइजिंग पावर और एनायन की होगी वो पोलराइजेबिलिटी। ये पिछली क्लास में आपको बता रहा था। तो फजान ने 3 आपको कंडीशन दी है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा आने की, कि स्मॉलर कैटायन फेवर कोवैलेंट करेक्टर आयनिक मॉलिक्यूल, कि कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा वो एनायन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा और आयनिक कंपाउंड के अंदर उतना ज्यादा क्या आएंगे, कोवैलेंट करेक्टर। सेकंड पॉइंट में लिखा था लार्ज एनायन फेवर कोवैलेंट करेक्टर आयनिक मॉलिक्यूल। हाँ, एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी
तो उसके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोलिंग क्या होगा, कम होगा। तो कैटायन आसानी से उसका क्या कर देगा, पोलराइजेशन कर देगा, क्योंकि उसका अपने इलेक्ट्रॉन खुद पे कंट्रोलिंग नहीं है, तो पास वाला कोई भी आकर के उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, तो कैटायन वो काम कर देता है। थर्ड, चार्ज ऑन आइदर आयन फेवर कोलिन कैटन आयनिक मॉलिक्यूल, कि तो कैटायन पे चार्ज बढ़े, यानी ए से A+ हो, A+2 हो, A+3 हो, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के नंबर तो डोमिनेट करते हैं। तो जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ता है, साइज छोटी होती चली जाती है, उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो वो कैटायन, वो वाला कैटायन जिसपे चार्ज ज्यादा आता है, वो एनायन का उतना ही ज्यादा क्या करता है, पोलराइजेशन। तो कैटायन के केस में क्या होता है कि चार्ज जितना ज्यादा आता है, साइज उतनी ज्यादा छोटी, और उसके प्रोटॉन ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, Z52 ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और वो एनायन का उतना ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन। और एनायन के केस में उल्टा होता है कि एनायन में अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आता है, एनायन में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, तो उसका मतलब उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है, तो पास वाला कोई भी आके उसका क्या कर देगा, पोलराइजेशन कर देगा। तो चार्ज ऑन आइदर आयन फेवर कोलिन कैटन आयनिक मॉलिक्यूल। ये तो वही बात पिछली क्लास जो हमने की थी। फोर्थ पॉइंट, जिसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब साइज और चार्ज सेम आ जाए, ऑलमोस्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। वैसे तो हमारा काम इन तीनों पॉइंट से हो जाता है, लेकिन कभी कभी साइज और चार्ज सेम आ जाता है, तो फिर कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, फोर्थ पॉइंट, कि कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, हेलो अर्पित लो, कौन है यार, ये कौन लगातार मैसेज कर रहा है फालतू के, इसको मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अर्पित लोधी, ये क्या लिंक भेज रहे हो आप? एक मिनट रुक जाओ। हाँ अर्पित लोधी, जल्दी बोलो, मैं क्लास के बाहर करने वाला हूँ तुम्हारे को।
बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो? ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना? तो मैं बात कर रहा था कि भाई, ठीक है, कि जब अब मैं बात कर रहा था आपकी, जब कैटायन की साइज और कैटायन की साइज आपके बराबर आ जाए, तो फिर उस केस के अंदर में क्या करना पड़ेगा कि बात करें, जैसे अपन बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर, NaCl एंड CuCl। ऊपर जो मैंने, अरे चैट में यार एक बार, एक मिनट रुको यार, मैं बताता हूँ तुम्हारे को चैट के अंदर क्या हो गया ऐसा यार। एक बार बच्चों मुझे बताना चैट के अंदर बंद कैसे करना है यार, ये कौन है यार? ये चैट में मैं गया सर चैट डिसेबल करो सर, ऑप्शन रहता है पास में। कहाँ पे? मोड सेटिंग्स में आता है सर, उधर जहाँ से आप शेयर करते हो स्क्रीन। आईपैड में है सर, जो आप चैट डिसेबल का ऑप्शन रहता है सर। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है बताओ मेरे को? मोड सर सेटिंग्स मोड पे में जाओ क्लिक करिए। सर न्यू हाँ, इंस्टॉल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर मीट रहा है सर। मीटिंग हाँ, सेटिंग्स में जाके सर बंद कर दीजिए चैट। ये चैट पे जाऊँ ना? मीटिंग सेटिंग्स सर, मीटिंग सेटिंग्स में जाके चैट बंद कर दीजिए। मीटिंग सेटिंग में अब कहाँ से? इस पे कहाँ आ रहा है यार? सर इधर ही आना चाहिए। और सर दूसरा ऑप्शन में देखिए सर जाकर। एक मिनट रुको। सर आप जहाँ गए थे वहीं नीचे में था option। सर मजाक समझ रहे हैं सब क्लास को। कहाँ है? चलो अपन पढ़ते हैं ना। सर टेक्निकल डिपार्टमेंट से पर सर कांटेक्ट कर लेते हैं सर। हाँ मैं कांटेक्ट कर लूंगा आज, है ना, पूछ लूंगा। यस सर, आज कर लेना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात करें अपन NaCl CuCl की, तो इनका जो रेडियस होता है, तो NaCl CuCl की अगर अपन बात करें तो Na पे चार्ज होता है +1, Cu पे चार्ज होता है +1, और जो इनकी रेडियस है उसकी अगर बात की जाए तो रेडियस ऑफ Na+ और रेडियस ऑफ Cu+1 की अगर हम बात करें तो वो रेडियस जो मिली है ऑलमोस्ट सेम मिली है। तो ऊपर मैं आपको बता रहा था कि कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, दोनों कंडीशन में आपके आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या बढ़ेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर आपके बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर के पॉइंट की अपन बात तब कर रहे हैं जब चार्ज सेम हो कैटायन का, एनायन भी एक जैसे हो, चार्ज सेम हो और साइज भी कंपेरेबल हो। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Na+ और Cu+1 की जो साइज होती है उसमें से Na+1 की जो साइज होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम और Cu+1 की साइज होती है 0.96 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी साइज जो होती है ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरह की अगर दिक्कतें आती है तो उस टाइम पर हमारे को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हमारे को लिखना चाहिए। तो बात करें Na+ की, तो Na+ के अंदर कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, और Cu+1 का कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6,
और 3d10, ये कन्फिगरेशन होता है। तो इस कंडीशन में कि जब चार्ज सेम आ रहा है, साइज कंपेरेबल आ रही है, तो फिर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर को अगर ढूंढना है या किस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो यहाँ Na+ है, तो इस कन्फिगरेशन को बोलते हैं इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसे बोलते हैं इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। और इधर जो कन्फ्यूजन दिख रहा है, यहाँ थोड़ी गलती होगी कन्फ्यूजन लिखने में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 ये होता है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन। 11th क्लास में आपको इसे स्यूडो इनर्ट गैस के नाम से बताया गया होगा, जब आपको ऑक्टेट रूल के एसेप्शन बताए गए होंगे। तो Na+ का जो कन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का, उसे देख करके हम बोलते हैं इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। और कॉपर +1 के पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 18, तो इसे बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन इसको अपन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था, और आप स्लेटर रूल भी क्लास में पढ़ के आए होंगे 11th क्लास के अंदर, कि जहां पर ये बताया जाता है कि जहां डी ऑर्बिटल आ जाता है, और इनर्ट गैस जब इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा तभी मैंने आपको बताया था कि जहां डी ऑर्बिटल आ जाता है तो वहां के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस को अच्छी तरह से पैक नहीं कर पाते, शील्ड नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि कॉपर +1 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 18 वो तभी हो पाएंगे जब डी होगा। तो डी सबशेल के आ जाने की वजह से, डी सबशेल के आ जाने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छी तरह से पैक नहीं कर पाते, शील्ड नहीं कर पाते, किसके, कॉपर +1 के। तो कॉपर का अट्रैक्शन Cl- आयन पे ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये कैटायन एनायन का ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन। तो होता क्या है कि Z इफेक्टिव ऑफ Cu+1, Z इफेक्टिव ऑफ Cu+1 is greater than Z effective of Na+. ऐसा क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Cu+1। तो इस वजह से कैटायन का एनायन पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+1 is greater than polarizing power of Na+, ये बढ़ जाता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसके अंदर होंगे, NaCl या CuCl। तो कोवैलेंट कैरेक्टर जो ज्यादा होते हैं वो CuCl के अंदर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू किसके, NaCl के। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी चार्ज बराबर आ जाए, साइज कंपेरेबल आ गई है, तो आपको कन्फिगरेशन लिख लेना है। तो जिस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन हो, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब डी आएगा। और डी का आना आ जाना मतलब कि पुअर शील्डिंग करना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, कैटायन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे बढ़ जाएगा, एनायन पे बढ़ जाएगा, और वो ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि CuCl जो NaCl है वो आयनिक से कोवैलेंट बन गए, हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर की। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, वो देखो, टू कैटायन which have same charge, बेटा साइज कंपेयर कर तो रहे हैं, Na+ और Cu+1 की साइज बराबर आती है। टू कैटायन which have same charge, two cation which have same charge and comparable size, two cation which have same charge and comparable size, but one has inert gas configuration, and another has pseudo inert gas configuration.
two cation which have same charge and comparable size, but one has inert gas configuration and another has pseudo inert gas configuration, then polarizing power, is high for that cation which has pseudo inert gas configuration, It is due to poor shielding of d electrons. It is due to poor shielding of d electrons in pseudo inert gas configuration. It is due to poor shielding of d electrons in pseudo inert gas configuration. Next point, pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration is applicable to cation, not applicable to atom, ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि कैटायन होगा, जैसे कॉपर था कि अगर अपन बात करें तो कॉपर का कन्फर्मेशन बाहर का क्या होता है भैया? 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1 होता है। अगर ये कॉपर है तो इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 4s पे ज्यादा बढ़ेगा, जो अपन ने pseudo inert gas कन्फर्मेशन पढ़ा है। लेकिन 4s नहीं है तो ये Cu+1 में बदल गया। 4s नहीं है तो फिर D की पोर शिल्डिंग का सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एनायन पे पड़ेगा। तो pseudo inert gas configuration जो है वो एप्लीकेबल किसके लिए? कैटायन के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एटम। क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन 18 से 19 हो जाएंगे, तो कैटायन के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर कैटायन which have 18 electron in their outermost shell, cation which have 18 electron in their outermost shell are called pseudo inert gas configuration. For example, बात करें अपन Cu+1, Ag+1 और Au+1। याद करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं कि इससे कॉपर +1 है, वो क्या होता है? 3d10, Ag+1 होगा 4d10, Au+1 क्या होगा? 5d10, NH2 NP6 ND10 है ना, कन्वर्जिंग हो गया NH2 NP6 ND10, उसके अकॉर्डिंग स्यूडो बोल रहे हैं। कॉपर की बात है, जिंक वाला ग्रुप आता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उठ जाएंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी, गैलियम +3, इंडियम +3, थेलियम +3। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में लिखा था कि थेलियम +3 कम स्टेबल होता है, थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है। अभी हम जो लिख रहे हैं वो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए नहीं लिख रहे हैं। फिर आता है जर्मेनियम +4 नाइट्रोजन फैमिली में, नहीं कार्बन फैमिली में, Sn+4 और Pb+4, सब 18 इलेक्ट्रॉन है।
फिर नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NSNP के उड़ा दो, तो आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5 और बिस्मिथ +5। ये सब क्या कौन सा कन्फिग्रेशन रखते हैं आपके सबके सब? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। जिंक के नीचे बेटा कैडमियम है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। यार यहाँ पर जो चैट वगैरह होती है वो अपने पढ़ाई के लिए होती है, लिंक भेजने के लिए थोड़ी होती है। लिंक भेज दिया, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, है? वाह भाई। फिर नोट लगा के कुछ पॉइंट है जिनका अपन आगे यूज करेंगे। नोट के ऊपर 5 स्टार। पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+1, Ag+1 एंड Au+1 की अगर बात करें अपन, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूं एल्कलाई मेटल से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाले ग्रुप से मैं कंपेयर कर रहा हूं एल्कलाई मेटल से। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+1, Ag+1, Au+1। अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे आंसर देना कि क्या आंसर आना चाहिए, गलत फायदा मत उठाना। Polarizing power of Cu+1, polarizing power of Cu+1, Ag+1, Au+1 is greater than all alkali। डिस्टर्ब ना करो, मैं म्यूट करूंगा दोबारा। मैंने पूछने के लिए आपको अनम्यूट किया। is greater than all alkali metal, is greater than all alkali metals बाहर है कोई जगह। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर। Polarizing power of Cu+1, Ag+1, Au+1 is greater than all alkali metal। वरुण कुमार, वीरेंद्र कुमार। सर मेरे साइड से नॉइज नहीं आ रही है। बेटा आवाज आ रही, वही तो कह रहा हूँ नहीं। ये बताओ, कोई चीज में पढ़ाऊंगा तो उसे पूछूंगा भी तो सही ना कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। मैं 3 बच्चों को आउट कर चुका हूँ आज। Polarizing power of Cu+1, Ag+1 and Au+1 is greater than all alkali metal except lithium। बताओ ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? greater than all alkali metals except lithium। मैंने बोला कि पोलराइजिंग पावर है वो Cu+1, Ag+1, Au+1 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप के कैटायन के। ऐसा क्यों? ड्यू टू साइज सर, क्योंकि उनके पास स्यूडो इनर्ट गैस क्योंकि सर लिथियम की साइड बहुत ही छोटी। लिथियम को जान दो भाड़ में, लिथियम के बारे में बात करेंगे आप, लिथियम के बारे में बाद में बात करेंगे आप, ठीक है? लिथियम के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। जो लिथियम है उसकी तो साइज छोटी है, मैं बात कर रहा हूँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहा हूँ। तो इनका जो कन्फिग्रेशन होता है Na+, K+ वगैरह का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। जबकि Cu+1, Ag+, Au+ कन्फिग्रेशन कौन सा होता है आपके? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आपके होता है। तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन की वजह से क्या होगा? पुअर शील्डिंग होगी। मतलब कि पुअर शील्डिंग के स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के अंदर क्या होगा कि पुअर शील्डिंग करेंगे d इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किससे बढ़ जाएगा? एनायन पे बढ़ जाएगा, ठीक है? लेकिन लिथियम जो होता है उसकी साइज छोटी होती है, तो वो एक्सेप्शनल केस आ गया। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+1, Ag+1, Au+1 इज ग्रेटर देन ऑल एल्कलाइन मेटल्स एक्सेप्ट कौन? लिथियम। इसी तरह से बात करें पोलराइजिंग पावर ऑफ, ये समझ में आया ना भैया?
यस सर आ गया यस सर यस सर यस सर। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu plus one Ag plus one Au plus one is greater than all alkali metal। तो ये ऐसा इसलिए लिखा गया है कि जो एल्कलाइन मेटल होते हैं उनके ऊपर भी चार्ज +1 होता है और Cu plus one Ag plus one Au plus one भी चार्ज +1 है। साइज वगैरह का हमें ज्यादा पता है नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे। Cu plus one Ag plus one Au plus का जो कन्फर्मेशन होता है वो स्यूडो एनर्जी कन्फर्मेशन होता है। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर होते हैं, तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एनायन पे बढ़ जाएगा। इस वजह से Cu plus one Ag plus one Au plus one की पोलराइजिंग पावर एल्कलाइन मेटल वाले कैटायन से क्या होगी, ज्यादा होगी, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम की साइज एसेप्शनली क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पोलराइजिंग पावर ऑफ Zn+2 cadmium+2 Hg+2 polarizing power of Zn+2 cadmium+2 Hg+2 is greater than all alkaline earth metal except beryllium। Zn+2 cadmium+2 और Hg+2, तो Zn पे भी चार्ज +2, cadmium पे चार्ज +2, Hg पे भी चार्ज +2 है। इनको अगर अपन सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करें तो इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी ड्यू टू स्यूडो इनर्जियस कन्फिगरेशन, एक्सेप्ट कौन, बेरिलियम। बेरिलियम की साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो फजान रूल के अंदर बोला गया है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैटायन ज्यादा कब होते हैं, जब कैटायन की साइज छोटी हो, एनायन की साइज बड़ी हो, कैटायन पे चार्ज बढ़े या एनायन पे चार्ज बढ़े, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से कैटायन आएंगे, कोवलेंट। जब कैटायन पे चार्ज बराबर आ जाए, साइज कंपेरेबल हो, तो जिस कैटायन का कन्फिगरेशन स्यूडो एनर्जियस कन्फिगरेशन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, वो आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कोवलेंट कैटायन, यानी कि वो वाला कैटायन एनायन का उतना ही ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, पोलराइजेशन आपके करेगा। तो ये बात थी जो फजान रूल के अंदर बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए, मैं फिर अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे आंसर देना कि क्या पूछ रहा हूं मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर आप देना। क्या पूछ रहा हूं मैं, ZnCl2 CdCl2, इसको लिखना नहीं है, बस जस्ट पूछ रहा हूं। ZnCl2 CdCl2 और HgCl2 आ गया। इन तीनों में से कौन ज्यादा कोवलेंट है, इन तीनों में से कौन ज्यादा कोवलेंट है? बताओ। ZnCl2 नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ZnCl2 CdCl2 HgCl2, अब एक मिनट रुकना, सब अपने आप को म्यूट कर लो। कि जिंक कैडमियम मरकरी जो है, जिंक कैडमियम मरकरी जो है, उनको अपन ने कंपेयर किया था एल्कलाइन अर्थ मेटल से, माना कि ज्यादा कोवलेंट है स्यूडो एनर्जियस कन्फिगरेशन की वजह से, अगर उनके क्लोराइड और इनके क्लोराइड को अपन कंपेयर करें। लेकिन ZnCl2 कैडमियम CdCl2 HgCl2 ज्यादा कोवलेंट कौन है? तो देखो यहाँ 3D है, यहाँ 4D होता है और यहाँ पर 4F के साथ साथ 5D होता है। तो पुअर शील्डिंग ज्यादा किसमें हो रही है, Hg में हो रही है। तो ये वाला जो Hg है, ये Hg+2 वो एनायन का उतना ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा, क्योंकि नीचे आने पुअर शील्डिंग और भी ज्यादा बढ़ गई ना। तो HgCl2 ZnCl2 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट होगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ZnCl2 के कंपैरिजन HgCl2 ज्यादा कोवलेंट होता है, क्योंकि एक बार वो बताऊं भाई, ZnCl2 है, CdCl2 है और HgCl2 है। तो होता क्या है कि जो जिंक है
और कैडमियम है और Hg है, इन सबके ऊपर चार्ज +2 आ रहा है। लेकिन जिंक जो है 3D सीरीज का है, कैडमियम 4D सीरीज का है, Hg जो होता है वो 5D का है, लेकिन इसके पहले 4F भी आता है। तो होता क्या है कि 4F और 5D के आ जाने की वजह से पुअर शील्डिंग ज्यादा होती है, तो Hg एनायन का उतना ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में करता है, पोलराइजेशन करता है, तो ज्यादा कोवलेंट कटर इसके अंदर आते हैं एज कम्पेयर टू किसके, ZnCl2 के। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आंसर भी मैंने दिए हैं कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। हैलाइड्स ऑफ सोडियम की अगर बात करें तो हैलाइड्स ऑफ सोडियम की अगर बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक बार, हैलाइड्स ऑफ सोडियम की बात करें तो बात कर रहा है ये NF, NaCl, NaBr एंड NaI की बात कर रहा है। ठीक है, तो NF, NaCl, NaBr, NaI की अगर बात कर रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है। तो होता क्या है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो सोडियम तो सब में सेम है, लेकिन जो आयोडाइड है उसकी साइज बड़ी है, तो ऑर्डर ये रहा है। क्लोराइड ऑफ एल्कलाई मेटल की अगर बात करें अपन, क्लोराइड ऑफ एल्कलाई मेटल की बात करें अपन तो LiCl, NaCl, KCl और ये RbCl, किस ज्यादा होगा, LiCl का, क्योंकि कैटायन की साइज क्या है, छोटी है। एनायन सब में कांस्टेंट आ गया, जिसमें कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। अब NaCl, MgCl2, AlCl3 में ज्यादा कौन होगा, AlCl3, फिर MgCl2, फिर NaCl। ठीक है, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। फोर्थ वाले में AgF, KF, RbF, CgM फ्लोराइड की बात करें तो अब यहाँ पे एक लफड़ा हो गया, Ag जो +1 होता है स्यूडो एनर्जेटिक कन्फर्मेशन रखता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, CgM एल्कलाई मेटल के होते हैं, सॉरी एल्कलाई मेटल्स हैं। तो AgF का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी स्यूडो एनर्जेटिक कन्फर्मेशन की वजह से, लेकिन KF, RbF, CgM फ्लोराइड में पोटेशियम छोटा है, रुबिडियम बड़ा है और CgM और भी बड़ा है, तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फर्मेशन जहां आ गया वो डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, CgM में कैटायन की साइज पोटेशियम की छोटी है और फिर साइज बढ़ रही है। K2S, K2O में ज्यादा कौन होगा, K2S ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेशियम दोनों में सेम है, लेकिन एनायन बड़ा कौन है, S-2। CF2, CaO, Ca3N2 में ज्यादा कौन होगा, बात करें अपन कैल्शियम, Ca3N2 ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट यहाँ पे चार्ज आ रहा है +2, यहाँ चार्ज आ रहा है -3। फिर CaO और CaF2 की बात करें तो यहाँ आ रहा है चार्ज +2, यहाँ आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है +2, यहाँ आ रहा है -1। तो कैटायन पे तो चार्ज सब में सेम आ रहा है, लेकिन एनायन पे जब चार्ज बढ़ता है तो भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से कैरेक्टर आते हैं, कोवेलेंट, तो ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है बेटा, K2S, K2O के अंदर सल्फाइड की साइज बड़ी है, तो एनायन की साइज भी तो बड़ी होनी चाहिए ना, तब आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। अब KCl, CaCl2, ZnCl2 की बात करें तो ZnCl2 स्यूडो एनर्जेटिक कन्फर्मेशन आ गया, तो ZnCl2 ज्यादा होगा। फिर सेकेंड ग्रुप के अंदर कौन, CaCl2, फिर KCl। सेलेक्ट मोस्ट आयनिक एंड लीस्ट आयनिक आउट ऑफ LiCl, RbCl, BeCl2। तो LiCl और RbCl की बात करें तो आगे फर्स्ट ग्रुप के। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो ये आगे सेकंड ग्रुप के। तो सेकंड ए ग्रुप वालों की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है फर्स्ट ए ग्रुप से, और इनमें भी छोटा कौन है, BeCl2। तो मोस्ट आयनिक और लीस्ट आयनिक की बात कर रहा है, तो मोस्ट कोवेलेंट का मतलब हो गया लीस्ट आयनिक, यानी कि लीस्ट जो आयनिक होगा वो हो गया BeCl2, और मोस्ट आयनिक का मतलब आपको बड़ा कैटायन बताना है, छोटा एनायन बताना है, उल्टा करना है फजान का। तो बड़ा कैटायन कौन है, ये हो गया मोस्ट आयनिक की बात करें अपन तो हो गया ये मोस्ट आयनिक के अंदर RbCl। फजान का उल्टा करना है। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी ऑफ LiF, LiCl, LiBr, लिथियम आयोडाइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो LiF, LiCl, LiBr, लिथियम आयोडाइड की बात की जाए तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे जो ज्यादा कोवेलेंट नेचर को शो करेंगे। तो कोवेलेंट ज्यादा कौन होगा, जिसके अंदर
कैटाइन छोटा हो और एनाइन बड़ा हो। लिथियम तो सब में सेम है, तो एनाइन बड़ा कौन है? I माइनस। तो ऑर्डर क्या रहेगा? LiF, LiCl, LiBr और लिथियम आयोडाइड। और ये आंसर भी अपन मैच कर सकते हैं नीचे, ठीक है। ये ऑर्डर सारे के सारे वही है जो मैंने ऊपर लिखे हैं। तो ये किसी को राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आया तो नीचे आंसर भी है। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको जो डाउट है वो पूछ लेना। एट वाला सर, ऑप्शन 8। 7 नंबर एग्जांपल, 7 नंबर। फर्स्ट वाले में डाउट है क्या किसी को? ऑप्शन 8 8 सर। नंबर सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। 8 बताना है। यस सर। 8 में पूछा सेलेक्ट मोस्ट आयनिक एंड लीस्ट आयनिक आउट ऑफ LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2। अपनी आवाज बंद कर लो भाई। LiCl पूछा मोस्ट आयनिक। मोस्ट आयनिक का मतलब क्या करना है? फजान का उल्टा बोलना है, यानी कैटायन बड़ा होना चाहिए और एनाइन छोटा होना चाहिए। तो कैटायन बड़ा कौन है? रुबिडियम ही तो है भाई। सेकंड ए ग्रुप और फर्स्ट ए ग्रुप में कैटायन कौन से बड़े होते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप वाले। तो रुबिडियम सबसे बड़ा हो गया उसमें, और एनाइन तो सब में सेम है, तो RbCl हो गया मोस्ट आयनिक के अंदर। लीस्ट आयनिक यानी कि कैटायन छोटा होना चाहिए और एनाइन बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट ए ग्रुप के कंपेरिजन सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, तो सेकंड ग्रुप में छोटे होंगे, लेकिन उनमें भी छोटा कौन? बेरिलियम। तो BeCl2 क्या हो गया? लीस्ट आयनिक। ठीक है भाई। हेलो यस सर, ठीक है सर। एक और डाउट है सर। बोलो सर वो Zn, Cd और Hg में सर O कोवेलेंट कैरेक्टर भाई बताया तो था मैंने भैया। सर, पर साइज तो डाउन द ग्रुप आने पर सर इंक्रीज करेगा ना? किसने का साइज इंक्रीज होता है? यस बोल। सर, डाउन द ग्रुप सर। अब मेरी बात सुन, जिंक से जब कैडमियम आते साइज बढ़ता है, लेकिन कैडमियम और Hg का साइज ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। कारण क्या था? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कारण नहीं थे क्या? यस सर। तो साइज बराबर हो जाने के अंदर यहाँ पर वो डोमिनेंट पोअर शील्डिंग है क्या? लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट का 4f की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। पोअर शील्डिंग ज्यादा होगी नहीं हो गई है? यस सर। तो ऊपर से नीचे आने पर मास नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन बढ़ते हैं, और साथ में पोअर शील्डिंग भी बढ़ गई है। तो पोअर शील्डिंग से गैप बढ़ जाते हैं, गैप बढ़ जाते हैं, तो कैटायन का अट्रैक्शन एनायन पे ज्यादा हो जाता है और पोलराइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है। ओके सर। 4 का अगर सभी के आंसर अगर अपन सही से दे रहे होते तो फिर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत ही कहाँ आ रही थी? सर 4th मुझे AgF की आगे उसको एक बार। क्या 4th मुझे AgF की आगे उसको एक बार बताना। 4th में देखो आप, KF, RbF, CgM फ्लोराइड। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो एल्कलाई मेटल के कैटायन है, जबकि Ag+1 स्यूडो इनर्ट कन्फर्मेशन रखता है। तो अभी लिखा तो था मैंने कि पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+1, Ag+1, Au+1 इज ग्रेटर देन ऑल एल्कलाई मेटल्स। ओके सर। तो वो डोमिनेट कर गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं वैसे तो, और आंसर के नीचे भी है। ठीक है, सजे सजाए। तो मैं इनको रफ कर देता हूँ, नीचे आंसर आप नोट कर लेंगे। तो ये हो गया आपके फजान रूल। देन इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मैं आपको लास्ट वाला जो ऑर्डर अपन ने लिखा है, इसको देखकर कुछ हिदायत आपको देना चाहता हूँ कि राइट। आपने लास्ट जो 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युटी ऑफ LiF, LiCl, LiBr, लिथियम आयोडाइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ फजान रूल को लगा करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनको डिसोल्व कर दिया कि जो ज्यादा कोवलेंट था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सॉल्युबल हो गया। भाई लाइट डिसोल्व लाइक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आयनिक होते हैं वो पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जो ज्यादा कोवलेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने फजान रूल को लगा करके इन सबको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसोल्व करने की बात कर ली। लेकिन
आगे मैं आपको सॉलिडिटी के बारे में कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो सॉलिडिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम आयनिक कंपाउंडों की सॉलिडिटी के बारे में बात करेंगे पानी के अंदर, और पानी के अंदर जब सॉलिडिटी की बात की जाती है तो वहां आंसर दिया जाता है हाइड्रेशन से। तो मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि आगे जाकर के आप सॉलिडिटी के अंदर फजान को ना लगाएं, वहां आपको हाइड्रेशन से आंसर देना है। आवाज आ रही बेटा? हेलो, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमने फजान रूल की एप्लीकेशन यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर अपन ने आयनिक कंपाउंडों को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया। तो मैंने आपको ये जब रूल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि उमंग गर्ग अभी बता दो फजान क्या है। अभी तेरे को बाहर करता हूँ, रुक जा, फालतू चैट वाला बाहर हो जाएगा, अभी रुक जाओ। उमंग है ना, Write the correct order of solubility of LiF, LiCl, LiBr, lithium iodide in organic solvent। तो मैं बता रहा था कि हम आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके कोवलेंट बन गया है। हम यहाँ पर फजान रूल की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ गए तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर यह रूल लग गया। लेकिन आयनिक कंपाउंड आयनिक ही रहेगा, उसके अंदर थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर आ गए हैं, इसका मतलब नहीं कि कोवलेंट बन गया है। तो हम आयनिक कंपाउंड की सॉलिडिटी जो देखते हैं, या अधिकतर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो पानी के अंदर जब भी सॉलिडिटी देखी जाती है तो हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर दिया जाता है। किस आंसर देते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूं कि फजान रूल को आप जब आयनिक कंपाउंड की जब फजान रूल का आप यूज वहां नहीं करें जब आयनिक कंपाउंड को आप पानी के अंदर सॉल्युबल कर रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर फर्स्ट है कंडक्टिविटी, तीन अलग अलग बीकर बना रहा हूं। पहले बीकर में मैं ले रहा हूं LiCl पानी के अंदर, दूसरे बीकर में ले रहा हूं Na+Cl-, तीसरे बीकर में ले रहा हूं K+Cl-, और एनोड कैथोड लगा रहा हूं, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर LiCl, NaCl और KCl की कंडक्टिविटी के बारे में बात करें अपन, तो एनायन तो तीनों में सेम है। अब कैटायन की बात करें तो Li+, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि Li+, Na+ और K+, ठीक है। तो Li+ की साइज छोटी होती है, Na+ की साइज थोड़ी बड़ी होती है, और K+ की साइज और भी बड़ी होती है। तो जिस कैटायन की साइज छोटी होती है वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरते हैं, वी शेप होती है वाटर की, तो मैं इस तरह से बना रहा हूं वी शेप।
तो Li प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से आपके घेरते हैं। तो Li प्लस की जो हाइड्रेटेड रेडियस होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि साइज छोटी होती है, और जो इंटरेक्शन होता है आयन और पानी के बीच में उसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, पानी डाइपोल है। और Na प्लस के अंदर कैटायन की साइज यानी Na प्लस जो है उसकी साइज बड़ी होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल घेरते तो हैं इसे भी, लेकिन कम घेरते हैं। और K प्लस को और भी कम घेरते हैं, तो ये कैटायन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो साइज की अगर बात की जाए, साइज Li प्लस गैस स्टेट, K प्लस गैस स्टेट, नहीं सोडियम की अगर हम बात करें, Na प्लस गैस स्टेट, K प्लस गैस स्टेट। ठीक है, अब एक और साइज की बात करें अपन, साइज ये गैस स्टेट में कैटायन की साइज के बारे में बात कर रहा हूं। फिर है Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस और K प्लस एक्वस। फिर बात करें अपन मोबिलिटी की, तो Li प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, सॉरी Na प्लस एक्वस और K प्लस एक्वस। और कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस और K प्लस एक्वस। तो इतना सारा क्यों लिखे मैंने, देखो कि जब मैंने LiCl, NaCl, KCl को 3 अलग अलग बीकर में लिया तो सब में Cl माइनस तो सेम है, लेकिन कैटायन जो है उनकी साइज में डिफरेंस है। Li प्लस की साइज छोटी है तो इसे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेरते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी, और इसकी हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होती है, बड़ी होती है। कैटायन छोटा है लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर रहे हैं तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, बड़ी है। जबकि Na प्लस बड़ा है, Li प्लस है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल कम घेर रहे हैं तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, कम है। और K प्लस की हाइड्रेटेड रेडियस और भी क्या है, हमारे कम है। ठीक है, तो साइज की अगर बात करें तो साइज जो गैस स्टेट में होती है ज्यादा, वो होती है K प्लस की। साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर की तरफ क्या होगा, कम होगा। साइज, दूसरी साइज की बात कर रहा हूँ मैंने Li प्लस एक्वस लिखा, तो इसका मतलब है कि मैं हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा हूँ। तो जिस कैटायन की साइज छोटी होती है उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है, ज्यादा। अभी साइज बता रहा था मैं, जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी वो आसानी से मोबाइल नहीं कर पाएगा, इधर उधर घूम नहीं पाएगा। भाई Li प्लस है, उसको ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल ने घेर लिया तो ये आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो Li प्लस एक्वस की मोबिलिटी सबसे कम होगी और K प्लस की मोबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसे वाटर के मॉलिक्यूल कम घेर रहे हैं। और जो जितना ज्यादा आसानी से मोबाइल करते हैं उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? सर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों लिखा है? हैं? कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पानी ज्यादा अमाउंट में डाल दिया आपने। ओके सर। मोबिलिटी क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करिए, क्या करो बेटा? मोबिलिटी इधर उधर घूमना, फ्रीली मूव करना, कि कौन ज्यादा मोबाइल करेगा पानी के अंदर। तो K प्लस, भाई फ्रीली तो मूव ऐसे नहीं कर, पानी तो सबको घेर रहा है, लेकिन कौन ज्यादा मोबाइल करेगा, जिसे वाटर के मॉलिक्यूल कम घेरेंगे। तो K प्लस की साइज बड़ी है तो वाटर के मॉलिक्यूल कम घेर रहे हैं,
तो आसानी से इधर उधर मूव करेगा, तो मूव ज्यादा करेगा तो कंडक्शन भी ज्यादा करेगा। सर एट इनफिनिटी डिल्यूशन, अरे इनफाइनाइट मतलब पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल रखा है, ठीक है। यस सर। सर उसमें पानी अगर लिमिट में रहे तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे यार कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो फिर मूवमेंट कम हो जाती थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन सर ऑर्डर तो यही रहेगा। हाँ यही रहेगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है आपके थर्मल स्टेबिलिटी। प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड, फर्स्ट अपन ने पढ़ा कंडक्टिविटी, दूसरा आपके थर्मल स्टेबिलिटी। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुम ऑफलाइन में होते और मैं वहां होता और तुम ऐसी हरकतें कर रहे होते तो फिर मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, सच बता रहा हूं, है ना। हमारा काम है पढ़ाना यार, तुम है जो मजे ले रहे हो। थर्मल स्टेबिलिटी है ना, तुम लोगों के लिए चैट अगर ऑन भी है तो तुम्हारे फायदे के लिए है ना यार। किसी को अगर म्यूट कर दिया, किसी को कुछ पूछना है तो बेचारा उसकी चैट तो बेकार होगी ना यार। थर्मल स्टेबिलिटी, अब कोई एक तो कोई लिंक ही भेज रहा है, कुछ नहीं तो लो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। केस फर्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। कोई आयनिक कंपाउंड है, उसे मैं हीट दे रहा हूं, कोई आयनिक कंपाउंड है उसे मैं हीट दे रहा हूं, तो हीट देने पर वो टूट जाए। अब किसी आयनिक कंपाउंड को मैंने हीट कम दी तो वो टूट गया, है ना, आसानी से टूट गया। किसी आयनिक कंपाउंड को मैंने हीट ज्यादा दी, ठीक है, तो वो टूट गया। तो मैंने कम और ज्यादा की बात करी। कहना ही चाहता हूं कि कोई आयनिक कंपाउंड है वो हीट कम देने पर आसानी से टूट जाता है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। और जो मुश्किल से टूटता है, कहने का मतलब ज्यादा हीट देनी पड़े तोड़ने के लिए, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो किसी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए मुझे अगर एनर्जी कम देनी पड़ रही है, यानी कम एनर्जी पर ही वो आयनिक कंपाउंड टूट जा रहा है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। और कोई आयनिक कंपाउंड कम हीट देने पर टूटता नहीं है, यानी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पर मैं दो केस लूंगा आयनिक कंपाउंडों की थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के, ठीक है। केस वन के अंदर मैं ले रहा हूं मोनो एटॉमिक कैटायन एंड एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक का मतलब समझते हो ना, एक एटम और उसके ऊपर चार्ज कितना भी हो। मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम की बात चल रही है। मोनो एटॉमिक कैटायन एंड मोनो एटॉमिक एनायन। जब आपके सामने किसी आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने को आए कि कौन ज्यादा हीट को ज्यादा सहन कर सकता है, यानी कौन तेजी से टूटेगा, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि उसके अंदर एनायन कौन सा है। एनायन कौन सा है, हम ये आयनिक कंपाउंडों की बात कर रहे हैं, तो मैंने लिखा मोनो एटॉमिक कैटायन एंड मोनो एटॉमिक एनायन। मैंने बोला एनायन कौन सा है, कैटायन की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि जो कैटायन होता है, जैसे बात करूं मैं Na2CO3, इसको जब हम तोड़ते हैं, एक होता है NaCl, एक होता है Ca3N2। तो एक बात ध्यान से देखना, ये मेटल है, अगर यहाँ पर इसको तोड़े Na2CO3 को, टूटेगा 2Na+ एंड CO3-2। तो यहाँ कैटायन तो Na+ ही है, यानी मोनो एटॉमिक ही रहता है, लेकिन कार्बोनेट रहता है पॉलीएटॉमिक, एक से ज्यादा एटम। Ca3N2 की बात करूं तो टूटता है 3Ca+2 और 2N-3 में। NaCl को तोड़ने की बात करूं, टूटता है Na+Cl-। तो इन सब केसेस में देखो आप, सब जगह कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम+2, कैल्शियम+2, कैल्शियम+2।
इन तीनों केसेस में आप एक बात देखेंगे कि सब जगह जो कैटायन है वो मोनो एटॉमिक ही है। यानी कैटायन, जब भाई आयनिक कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, तो मेटल जो है कैटायन बनाते हैं, तो कैटायन जो है टूटते चले जाते हैं, आयन पे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कैटायन तो हमेशा मोनो एटॉमिक ही रहता है जब आयनिक कंपाउंड का केस आ रहा है तो। लेकिन जो एनायन है वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। तो कार्बोनेट के अंदर जो एनायन है वो पॉली एटॉमिक है। N-3 के अंदर जो एनायन है ये भी दो पार्ट में टूटा है, N-3 N-3, ये भी मोनो एटॉमिक है। तो ये एनायन मोनो एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है और ये मोनो एटॉमिक एनायन है। कहना चाह रहा हूं कि जब आयनिक कंपाउंड को आप डिसोशिएट करते हो तो कैटायन तो डिसोशिएट होता चला जाता है आयंस में, तो कैटायन तो मोनो एटॉमिक रहता है, लेकिन एनायन पॉली एटॉमिक भी हो सकता है और मोनो एटॉमिक भी आपके हो सकता है। तो केस फर्स्ट के अंदर मोनो एटॉमिक कैटायन एंड मोनो एटॉमिक एनायन की बात मैं कर रहा हूं। तो कैटायन को तो आप ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप ध्यान देना एनायन पर। एनायन अगर मोनो एटॉमिक है, कैटायन तो मोनो एटॉमिक होगा, तो क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर NaF सॉलिड और एक लिया मैंने NaCl सॉलिड। अब मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर लेटिस एनर्जी जो है वो लिखने के लिए नहीं पढ़ाई कि हाँ भाई छाप लिया अपन ने, काम नहीं आएगी, काम आएगी। तो NaF और NaCl की अगर बात करें अपन, हीट देंगे तो ये टूटता है, मोल्टन फॉर्म में आएगा Na+ और F-, मोल्टन हो गया। ये क्या हो गया? मोल्टन फॉर्म, पिघली हुई फॉर्म। ये टूटेगा Na+ और Cl-, ये भी आ गया मोल्टन फॉर्म। ठीक है, तो ये मोनोएटॉमिक कैटायन और मोनोएटॉमिक एनायन है। तो इस केस में आपको जो आंसर देना है वो देना है लेटिस एनर्जी से। तो NaF और NaCl में जो लेटिस एनर्जी जो ज्यादा होती है, भाई जिसकी लेटिस ज्यादा उसे तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो NaF और NaCl में लेटिस जो ज्यादा होता है उसके लिए मैंने बोला था कि कैटायन दोनों सेम है, तो एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, तो लेटिस ज्यादा होता है। तो लेटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? NaF की। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इस केस में जो चेक की जाएगी वो लेटिस एनर्जी से चेक की जाएगी। तो NaF की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू NaCl से। ठीक है, तो आपको जब एनायन मोनो एटॉमिक हो तो आंसर देना है लेटिस एनर्जी से। लेकिन केस सेकंड की अगर बात करें तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट आपके हो गए। केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड में मैं ले रहा हूं मोनो एटॉमिक कैटायन। कैटायन मोनो एटॉमिक रहेगा, अगर मेटल है तो टूटता चला जाता है। मोनो एटॉमिक कैटायन एंड पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायन, कैटायन मोनो एटॉमिक है और एनायन पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं MgCO3 ये सॉलिड है, और एक बात कर रहा हूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इन्हें जब तोड़ते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी मेटल के ऑक्सी एनायन को आप तोड़ रहे हो, यानी जिनके अंदर पहले से ऑक्सीजन है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्साइड बनाने की। कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्साइड बनाने की अगर पहले से ऑक्सीजन है। तो इनको तोड़ने पर ये टूटते हैं MgO + CO2 के अंदर। CO2 के जहां कार्बोनेट वहां CO2, जहां CO2 वहां कार्बोनेट। यानी कार्बोनेट अगर कहीं पर है उसे आप तोड़ रहे हो हीट दे करके, तो CO2 आपको उड़ाना है, और पहले से ऑक्सीजन तो मेटल का ऑक्साइड भी आपको बनाना है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ोगे तो ये भी बनाएगा CaO + CO2। CO2 गैस यहां से उड़ जाएगी। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि पॉली एटॉमिक एनायन था। पॉली एटॉमिक एनायन जो ढंग से टूटा नहीं, ऊपर तो कंप्लीट टूट गए थे, ये पूरे टूटे नहीं, बस ओनली क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, तो नया कंपाउंड बना। एक तरफ बना MgO, एक बना CaO। अब MgO और CO के अंदर, MgO के अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं क्योंकि कैटायन की साइज छोटी है। फजान रूल को लगाएं तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जिसमें कैटायन की साइज छोटी होगी, एनायन की साइज बड़ी होगी, तो एनायन तो दोनों में सेम है, लेकिन कैटायन जो है वो क्या कर रहा है, कैटायन की साइज क्या छोटी है, तो MgO के अंदर मैग्नीशियम O-2 का ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है, और आयनिक कंपाउंड के अंदर MgO
जब आयनिक कंपाउंड को आपने तोड़ा तो MgO एक ऐसा कंपाउंड बना है जिसके अंदर मैग्नीशियम एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर लैटिस डिफेक्ट आ गए। मतलब कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कटर की बातें चलने लगी, यानी कि लैटिस से यहां आंसर नहीं जाता है, आंसर जाता है आयनिक कैरेक्टर से। तो MgO और CO की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम O-2 का ज्यादा पोलराइजेशन करता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम जो है वो कम पोलराइजेशन करेगा ऑक्सीजन का, ऑक्साइड आयन का। तो MgO और CO जो है उसके अंदर मैग्नीशियम के अंदर ज्यादा कोवैलेंट कटर है और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। तो जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पर भी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पॉली एटॉमिक एनायन वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि पॉली एटॉमिक वाले केस के अंदर आपके वो कंप्लीटली टूटता नहीं है, वहां कुछ ऑक्साइड वगैरह बन जाते हैं, कुछ दूसरे कंपाउंड बन जाते हैं, तो इस वजह से वहां पर लैटिस डिफेक्ट आ सकते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर कैटायन एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन करने लगा तो क्या आने लगता है, उसके अंदर लैटिस डिफेक्ट आपके आने लगते हैं। तो यहां पर आप आंसर दोगे आयनिक कैरेक्टर से। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट में ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू इसके MgCO3 के। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कार्बोनेट एक बड़ा एनायन है, इस बड़े एनायन का पोलराइजेशन करना किसके लिए आसान है, मैग्नीशियम का करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैग्नीशियम साइज क्या है, छोटी है। मैग्नीशियम अगर एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा है तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से कैरेक्टर आ गए, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गए, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर आने का मतलब लैटिस डिफेक्ट आ गया, और लैटिस डिफेक्ट आ गया तो आप यहाँ आंसर लैटिस से नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आंसर आप दोगे यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर से। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अंदर यह भी बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ती है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की साइज डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ती है, और बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ एडजस्ट हो सकता है, यानी कंपेरेबल साइज। कार्बोनेट एक बड़ा एनायन है, बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन आ जाए तो लैटिस डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं, तब भी सिस्टम में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो 2 लाइन में आंसर दे रहा हूं कि जब मोनो एटॉमिक एनायन होता है तो आपको आंसर लैटिस से देना है, क्योंकि कंप्लीटली टूट जाते हैं। जबकि पॉली एटॉमिक एनायन होता है तो ये कंप्लीटली टूटते नहीं है। तो टूटते नहीं है तो उसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम ने कार्बोनेट का ज्यादा अमाउंट क्या कर दिया, पोलराइजेशन कर दिया। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या गया, डिफेक्ट आ गए, और डिफेक्ट आ गए तो फिर आप लैटिस एनर्जी से आप आंसर नहीं दे पाओगे, वो आंसर देगा आयनिक कैरेक्टर से। और आयनिक कैरेक्टर में बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ती है तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ एडजस्टेबल हो जाता है। आपने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ा होगा डिफेक्ट के बारे में, बड़ी बड़ी वॉइड्स बन जाती है, सॉरी बड़े बड़े टाइप के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है आपके, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, एक छोटे टाइप का एटम है और एक बड़े टाइप का एटम है, तो उनके बीच में वॉइड्स बन जाती है। तो होता क्या है कि जब बड़ा कैटायन होता है, बड़ा एनायन होता है, तो उनके बीच में डिफेक्ट आने के चांसेस क्या होते हैं, कम से कम होते हैं। तो पॉली एटॉमिक एनायन जब आ जाए आपके सामने तो ध्यान रखना है कि वो कंप्लीटली टूटता नहीं है। तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो डिफेक्ट क्यों होंगे कि अगर कैटायन एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा करेगा तो डिफेक्ट ज्यादा आएंगे, और डिफेक्ट ज्यादा आएंगे तो उसे बोलेंगे लैटिस डिफेक्ट। तो वहां पर आप आंसर दोगे आयनिक कैरेक्टर से। आयनिक कैरेक्टर में बोला जाता है कि डाउन द ग्रुप आने पर कैटायन की साइज बढ़ती है तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ ज्यादा अच्छी तरह से एडजस्टेबल हो जाता है, और वहां पर डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, तो उस कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ज्यादा है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं आयनिक कंपाउंड विद मोनोएटॉमिक एनायन। हमने क्या कंक्लूजन निकाला, आयनिक कंपाउंड विद मोनोएटॉमिक एनायन। देखो आपको ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे, मैंने समझा दिया लेकिन फिर भी पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पॉइंट याद रहेंगे तो आप आंसर आसानी से दे पाओगे। आयनिक कंपाउंड विद मोनोएटॉमिक एनायन, आयनिक कंपाउंड विद मोनो
atomic anion are more stable when lattice energy is high, यानी कंप्लीटली टूट गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या है कि when polyatomic anion is present, polyatomic का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम, और बड़ा एनायन होगा तो वहां डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? कि बड़ा एनायन का कैटायन आसानी से क्या करता है, पोलराइजेशन, फजान रूल के अकॉर्डिंग, और डिफेक्ट आ जाएंगे तो फिर आप वहां पर जो है लेटिस को लगा नहीं पाओगे, क्योंकि लेटिस डिफेक्ट हो गए वहां पर। तो वहां पर आप ये देखोगे कि बड़ा जो एनायन होता है उसके साथ बड़ा कैटायन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, वहां डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर आंसर देंगे आयनिक कैरेक्टर से कि व्हेन पोलीएटॉमिक एनायन इज प्रेजेंट, when polyatomic anion is present, then thermal stability is high for that ionic compound, which have more ionic character, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको जो दिक्कत हो पूछ लेना। बोलो भाई। हाँ बोलो भाई। इन दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। केस 2 वाला सर रीजन सर को नहीं मैं समझ आया सर। क्या केस 2 वाला जो रीजन बताया वो थोड़ा अच्छा से और एक्सप्लेन कर देते। वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो डेटाबेस चीजें उसको मैं क्या कि थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि जब मोनो एटॉमिक एनायन होता है ना तो वो कंप्लीटली टूट जाता है, कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होते, आसानी से उनको तोड़ देते हैं। तो लेटिस जिसकी लेटिस ज्यादा होगी उसकी थर्मोस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक एनायन होता है ना, तो पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब होता है कि बड़ा एनायन, तो बड़े एनायन के अंदर क्या होता है कि कैटायन जो है एनायन का क्या कर सकता है, पोलराइजेशन कर सकता है। तो बड़ा एनायन के साथ अगर छोटा कैटायन आ गया तो कैटायन एनायन क्या कर देगा, पोलराइजेशन कर देगा, और आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं लेटिस डिफेक्ट का आ जाना, यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या आ गया, लेटिस डिफेक्ट आ गया। या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि बड़े एनायन के साथ जब छोटा कैटायन आएगा तो वो साइज जो है उनकी कंपेरेबल नहीं हो पाती, तो वहां पे छोटे छोटे वॉइड बनने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं डिफेक्ट आ जाना, लेटिस डिफेक्ट आ जाना। यानी कि आप यहाँ आंसर लेटिस एनालिसिस से नहीं दोगे। तो इसके अंदर आंसर दिया जाता है कि बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन आ जाए तो साइज कंपेरेबल हो जाती है, तो वहां छोटे छोटे वॉइड बनने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो वहां पर ऊपर से नीचे आने पर कैटायन में, जैसे बात करें अपन फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात करें एस ब्लॉक में, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बड़ी होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बड़ा कैटायन बड़ा एनायन के साइज आसानी से अपनी साइज को क्या कर लेता है, कंपेरेबल कर लेता है, यानी कि दोनों की साइज आपस एक दूसरे से क्या होती है, कंपेयर हो जाती है, कंपेरेबल हो जाती है। तो डिफेक्ट आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए अपन पॉलीएटॉमिक के केस में लेटिस से आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि सर पॉलीएटॉमिक में जितना बड़ा साइज रहेगा उतना ज्यादा थर्मोस्टेबिलिटी नहीं। पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब होता है कि उसका पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है ना, डिफेक्ट आ सकते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड के अंदर अपन फजान रूल पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने? यस सर। तो फजान रूल का मतलब क्या था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आना, और कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब कि डिफेक्ट आना। और डिफेक्ट किस में आना, लेटिस में आना। किस में आना, लेटिस में आना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करिए। तो कर तो दिया बेटा, कितनी बार करूं? सर दोनों केसेस में कोई एक्सेप्शंस है क्या? कोई वो जो होंगे सब आपके सामने आ जाएंगे। मैं दोबारा फिर बता देता हूं कि जब मोनो एटॉमिक एनायन होता है
तो वो कंप्लीटली टूट जाते हैं। लेकिन पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होता है, कंप्लीटली टूटते नहीं है, जैसे कोई ऑक्साइड वगैरह बन जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो पूरा क्यों नहीं टूटा, क्योंकि वहां पर कुछ कंपाउंड है वो स्टेबल बन जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने तोड़ा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नीशियम ने ऑक्साइड का ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया और कैल्शियम ने भी ऑक्साइड का पोलराइजेशन कर दिया, तो स्टेबलाइज हो गए साहब। अब इसके अंदर हुआ क्या कि कार्बोनेट जो था वो बड़ा एनायन था, बड़े एनायन के साथ जब छोटा एनायन आएगा तो अपनी साइज कंपेरेबल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिफेक्ट आ रहे हैं, वॉइड्स बन जा रहे हैं, और कैटायन एनायन क्या कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है, तो वहां पर आयनिक कंपाउंड के कोवैलेंट कैरेक्टर आ गए तो डिफेक्ट आ गए। तो यहाँ आंसर आप लेटिस एनर्जी से नहीं दे पाओगे क्योंकि लेटिस डिफेक्ट आ गया। लेकिन जब बड़ा एनायन है और बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन आ गया तो साइज कंपेरेबल हो जाती है, तो वहां पर डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं, यानी लेटिस डिफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा कि बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ एडजस्ट हो पा रहा है, तो डाउन द ग्रुप आने पर कैटायंस के अंदर आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये कहानी ओके। क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड जो हेडिंग डलाई जाती है ना 11th क्लास में, आपको तो बोला जाता है कि लेटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होनी चाहिए, आयनिक मतलब कि चार्ज ज्यादा, समझे आप, ये कहानी है। तो ऊपर से नीचे आने में कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती है, तो कैटायन बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो इसलिए बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। ओके, क्लियर सर। ये कहानी है। तो ये जो दोनों पॉइंट थे उनको अपन यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जब मोनोएटॉमिक एनायन होता है तो आंसर देते हैं लेटिस एनर्जी से, और जब पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो आंसर देंगे आयनिक कैरेक्टर से। अब इसके सवाल अगली क्लास में अपन बनाएंगे, ठीक है। ओके यार शुरू के सर कोई होमवर्क है, होमवर्क? हाँ दूंगा, शुरू के यार 20 मिनट तो तुम ऐसे खराब करते हो कि समझ में नहीं आता मेरे को यार। 20 नहीं सर, 45 मिनट खराब हुआ है आज। हो गया ना आज देख रहा, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब क्या चाहते हो यार। उतना और होता सर तो बहुत हो जाता। वही करो, सिलेबस पीछे हो जाएगा मेरा सरासर यार। हो गया क्या? नहीं आज अच्छा था सर, हमेशा म्यूट रखिए, जब जब पूछना हो तो अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है। अब यार चैट को अगर मैं कंप्लीटली बंद कर दूंगा तो इसके अंदर ये पता लगेगा नहीं कि मतलब कौन क्या पूछ रहा है। नहीं सर आज अच्छा था, जब आज मैं सोच के आया था कि आज मैं सोलिडिटी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन सोलिडिटी हो ही नहीं पाई यार भाई। अगली क्लास को होमवर्क नेक्स्ट टाइम से सही कीजिएगा। रेस 5 के अंदर वो तो मैंने करा दिए सारे सवाल। रेस 5 के अंदर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के सवाल बना के आओ, क्लास में करा दिए वैसे मैंने वो, और फजान रूल के सवाल बना के आओ, वो भी क्लास में करा दिए मैंने, ठीक है सर। ये प्रॉब्लम सर केवल आप ही क्लास में होता है और किसी में नहीं होता। क्यों? अब मैं भी क्या करूं, बताना, मैं थोड़ी करवाता हूं, बता। नहीं सर, वो जो म्यूट ऑप्शन रखा है तरीके से ऐसा होता है, अब नहीं कोई करेगा। अब मैंने म्यूट कर दिया ना, अब नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। ठीक है, और सुनो 11th क्लास के अंदर तुम ऑक्सी एसिड वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके सर। ऑक्सी एसिड पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऑक्सी एसिड, ठीक है 11th क्लास में, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। किसी कुछ पूछ रहा हूँ तो बोलो भाई। सर इसके रेस के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे जैसे 11th में मिलते थे। रुको रुको, एक और होमवर्क बाकी है। रेस 00 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 होमवर्क है, भूल गया। ओके सर। 00 के अंदर 1 to 15 होमवर्क है, ठीक है। आंसर की मैं अपलोड कर दूंगा उस पे। सर 1 to 15 11th क्लास से ऑक्सी एसिड का टॉपिक पढ़ो आप। क्या बोल रहे हो? सर रेस का सॉल्यूशन नहीं मिला जैसे 11th में मिलता था। आपके ई सॉल्यूशन ऐप पे बेटा सब दे रखा है बेटा। नहीं है सर, रेस का सॉल्यूशन नहीं है, बस उसके आंसर की है। हाँ अपलोड पहले ही हो गया है आंसर की, इसका आंसर की तो हमेशा अपलोड रहता है, रेस का सॉल्यूशन सर 11th इसके बेटा बनाए नहीं है, जैसे आएंगे मैं दे दूंगा आपको ना। बनाए नहीं है इसके ना, आएंगे तो मैं दे दूंगा आपको ना। मेरे पास है लेकिन क्या है सर? क्या सर फॉर्म आईडी क्या होता है? कौन सा आईडी? फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर। अब ये पूछे ऑक्सी एसिड कहाँ है, ऑक्सी एसिड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा आपको 11th क्लास में, वहां से पढ़ो। इनवैलिड बता रहा। हेलो ठीक है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा अभी, लेकिन अगली क्लास में 12th वालों के लिए इस सॉल्यूशन नहीं है सर। और ये कौन लड़का था जो यार वो कर रहा था, मतलब वो लिंक भेज रहा था, क्या कर रहा था ये? हाँ सर आरित्र कुछ नाम था। वो कर क्या रहा था? कौन सा लिंक भेजता है ये?
सर व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप बना रहा है सर। अच्छा ठीक है, चलो है ना। सर 11 12th वालों के लिए ये सॉल्यूशन ऐप नहीं है क्या? 12th सर वालों के 12th लिए जो अभी नया नया है उस सब के लिए ई सॉल्यूशन ऐप नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं नहीं सर, वैलिड शायद नहीं है सर। उसमें लॉगिन नहीं होता। एलियन से पूछे थे, बोले कि बस सुनो, जो भी रेसेस के सॉल्यूशन है मैं अपलोड कर दूंगा, जो मेरे पास है, चिंता मत करो, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरे पास सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। ठीक। ओके।